डाइपोल से रिलेटेड अगला टॉपिक है आपका इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विलिब्रियम। अब इस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? देखो, ये बॉडी मैंने यहाँ रखी, पेन का कैप रखा, ये रखा हुआ है, जब तक इसे हिलाएंगे नहीं तब तक ये अपनी जगह से जाएगा नहीं कहीं। लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम है इस कैप का, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल कैसे है कि मैं इसको अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से ज़रा सा डिस्टर्ब कर दूं तो ये वापस अपनी कंडीशन में, ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आएगा, बल्कि क्या होगा, और आगे बढ़ जाएगा। तो अभी ये इक्विलिब्रियम में है लेकिन अनस्टेबल है। स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा होता है? ये स्केल है, ये स्केल है, इस टाइम स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। मैंने इसे इसकी पोजीशन तो थोड़ा डिस्टर्ब किया, वापस अपनी जगह पोजीशन पर आ गया, डिस्टर्ब किया, वापस अपनी पोजीशन पर आ गया। तो इक्विलिब्रियम दो तरह के इक्विलिब्रियम हो गए, ये पहले भी शायद आदत आया है। एक इक्विलिब्रियम कहलाता है स्टेबल और दूसरा कहलाता है अनस्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यही वाला जो आपको हुआ कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर इसे थोड़ा सा डाइवर्ट कर दें तो ये वापस अपनी जगह ना आकर आगे चला जाए। और स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसे डिस्टर्ब किया लेकिन ये छोड़ते ही वापस अपनी जगह आ गया, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसी तरह डाइपोल के भी दो दो इक्विलिब्रियम है। अच्छा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस है? सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए मिनिमम पॉसिबल। मिनिमम पोटेंशियल पॉसिबल पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। जैसे ये है, इस टाइम इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये यही देख लो, इस टाइम इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है। जब आपने इसे उठाया तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा ऊंचाई पर आ गया। अब जब ये ऊंचाई पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो इसका मतलब अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। बढ़ी हुई पोटेंशियल एनर्जी पर ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है इक्विलिब्रियम ही ना हो। लेकिन जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया। अब यहाँ से इसे मैंने डिस्टर्ब किया, देखो वापस अपनी जगह। थोड़ा सा मैं इसे डिस्टर्ब करूँ इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो वापस अपनी जगह। अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया। तो सबसे पहली कंडीशन है पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी मिनिमम पॉसिबल। और दूसरी पोजीशन है नेट फोर्स और नेट टॉर्क, बल्कि और नहीं, एंड नेट टॉर्क, नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क मस्ट बी जीरो। अगर कोई फोर्स लीनियर मोशन में है तो नेट फोर्स जीरो हो, रोटेशनल में है तो नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। और अगर दोनों मोशन है, जैसे कि बाइक का पहिया होता है, लीनियर मोशन में भी है और रोटेशनल मोशन में भी है, तो फिर दोनों ही नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों ही जीरो होनी चाहिए। अब ध्यान से देखते हैं हम। अभी हमने फाइंड करा, दो कंडीशंस थी, देखो। एक तो टॉर्क था, टॉर्क कितना था? PE साइन थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू कल हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं। टॉर्क की मिनिमम वैल्यू जीरो है। कब? व्हेन थीटा इक्वल्स 180 डिग्री और 0 डिग्री। कल ये बात डिस्कस की थी हमने। क्या डिस्कस किया था कि टॉर्क बिल्कुल जीरो हो जाएगा। किन दो कंडीशंस में जीरो हो जाएगा? पहली कंडीशन तो वो जब आपका P वेक्टर पैरेलल हो Q वेक्टर के। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये रहा, और डाइपोल वेक्टर, डाइपोल मोमेंट होता है फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। ये दोनों इस टाइम एक ही डायरेक्शन में है, पैरेलल है एक दूसरे के, एंगल इनके बीच में जीरो है, P वेक्टर E वेक्टर के बीच। तो इस टाइम इस पर जो टॉर्क लग रहा है वो कितना लग रहा है? जीरो। और दूसरी कंडीशन कब थी? दूसरी कंडीशन तब थी जब आपका जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो, ये -Q + Q, ठीक है। तो यहाँ आपका जो P वेक्टर है वो एग्जैक्टली अपोजिट है E वेक्टर के। E वेक्टर की डायरेक्शन से एग्जैक्टली अपोजिट P वेक्टर है, दोनों के बीच में थीटा इस टाइम बन रहा है 180 डिग्री। तो भी अब टॉर्क की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो टॉर्क की वैल्यू जीरो है दो कंडीशंस में। तब पहली कंडीशन जब P वेक्टर पैरेलल टू E वेक्टर, दूसरी कंडीशन
when p vector is anti parallel to e vector। अब ये देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी आपने फाइंड किया। पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू है माइनस पी ई कॉस थीटा, करेक्ट। तो फिर यू इज इक्वल टू व्हेन थीटा इक्वल 0, तो u इज इक्वल टू कितना बनेगा बताइए? u इज इक्वल टू बनेगा आपका माइनस पी ई कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो माइनस पी। फिर जब आपके लिए थीटा 90 डिग्री पर है, तो u कितना बनेगा? u बनेगा आपका माइनस पी ई कॉस 90, मतलब 0 बन जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू 0। और जब थीटा आपका 180 डिग्री है, तो u इज इक्वल टू बनेगा माइनस पी ई कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये बनेगा आपका प्लस पी। ध्यान से देखिए इनमें कौन सी वाली मिनिमम है, कौन सी इसमें मिनिमम एनर्जी कब है? ये तब है जब थीटा की वैल्यू 0 है, और ये तब जब थीटा की वैल्यू 90, और ये तब जब थीटा की वैल्यू 180। अच्छा, यहाँ भी मैं एक बार डिस्कस कर लूँ कि थीटा की वैल्यू 90 होने पर टॉर्क कितना होगा। थीटा की वैल्यू 90 होने पर टॉर्क कितना होगा? ये रखा हुआ है डाइपोल परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू प्लस क्यू, 90 एंगल पर रखा है। तो अब इस पर लगने वाला टॉर्क कितना होगा? टॉर्क आपका हो जाएगा पी ई साइन 90। पी साइन 90 की वैल्यू 1 होती, तो हो गया टॉर्क आपका पी ई न्यूटन मीटर। तो इसका मतलब ये तो इक्विलिब्रियम यहाँ तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इक्विलिब्रियम होने के लिए, इक्विलिब्रियम बनने के लिए नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों ही 0 होने चाहिए। और अगर नेट टॉर्क 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये कंडीशन में तो यहाँ इक्विलिब्रियम तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता। तो अब इसमें ये वाली कंडीशन तो हमारी खत्म हो गई कि जब 90 डिग्री पर रखा है तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल ही नहीं है। अब इक्विलिब्रियम दो जगह पॉसिबल है, एक तो तब जब थीटा की वैल्यू 0, और एक तब जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। इन दोनों कंडीशंस में कब, किस कंडीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए पोटेंशियल एनर्जी कम है? जिससे पूछूं वो बताओ। अब्दुल्ला आप मुझे बता रहे हैं कि ये पहली लाइन थीटा इक्वल 0 और थीटा इक्वल 180, इन दोनों में से किस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी कम है बताइए? थीटा इज इक्वल टू 90 पे। पागल हो रहे हो दिवस, सुना नहीं ध्यान से सर थीटा इज इक्वल टू 0 पे माइनस पीई। थीटा इक्वल 0 पर माइनस पी, बिल्कुल सही है। थीटा 0 पर माइनस पी है। 90 की तो कंडीशन ही निकल गई। 90 डिग्री पर जब रखा हुआ है तो फिर इक्विलिब्रियम की कंडीशन ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ टॉर्क 0 नहीं है। टॉर्क 0 कब कब है? टॉर्क 0 है थीटा 0 पर और थीटा 180 पर। तो फिर इस 90 वाले की तो हमें बात ही नहीं करनी, यहाँ तो इक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगी नहीं। इक्विलिब्रियम कंडीशन बन रही है या तो 0 एंगल पर या 180 डिग्री पर। तो 0 जब पैरेलल रखा है, 0 एंगल पर रखा है, तब कम है, पोटेंशियल एनर्जी कम है माइनस पी, और जब 180 पर रखा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई प्लस पीई हो गया। तो अब 0 वाली स्टेट में कौन सा इक्विलिब्रियम बनेगा? ये इक्विलिब्रियम बनेगा, बोलिए, स्टेबल। और 180 वाले पर भी इक्विलिब्रियम बनेगा, क्या बनेगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा। ये क्यों बनेगा यहाँ अनस्टेबल? क्योंकि टॉर्क तो 0 है, 180 वाली कंडीशन में टॉर्क तो 0 है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम नहीं है। और 0 डिग्री वाली पर टॉर्क भी 0 है और पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम पॉसिबल है, जो भी हो सकती है उसमें सबसे कम है ये। तो इसलिए जब डाइपोल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है तब उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और जब 180 पर रखा तो अनस्टेबल है। अब इसका मतलब क्या हुआ देखो, समझो ध्यान से। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मेरा डाइपोल है, ये पेन मेरा डाइपोल है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन दोनों एक ही है। अगर मैं इसे किसी तरह से हल्का सा यहाँ से डाइवर्ट करूं तो ये छोड़ते ही वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। अगर मैंने इसे किसी तरह घुमा दिया और घुमा के छोड़ दिया तो वापस अपनी जगह आ जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ देखो, यहाँ उल्टा हिसाब है कि डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड के। अगर मैंने इसको छेड़ दिया इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से तो ये वापस अपनी जगह नहीं लौटेगा, बल्कि क्या होगा, और फिर पूरा घूम करके स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। है कहाँ?
है अभी ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में एंटी पैरेलल रखा हुआ। इस अनस्टेबल पोजीशन से मैंने इसे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया किसी भी तरह से, या तो इधर ऐसे डिस्टर्ब कर दिया या इधर डिस्टर्ब कर दिया, तो फिर ये वापस अपनी जगह ना आकर के और आगे बढ़ जाएगा और बढ़ते बढ़ते स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे कि ये आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, मैंने इसे यहाँ से छेड़ दिया तो ये अब और आगे बढ़ करके वहां रुका जहां इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम मिल गया। इतनी बात क्लियर हुई। देखो अब आपके आ रहे हैं कौन से क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन। उन मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन में ऐसी ही गंभीर बातें पूछी जा रही हैं। उन जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस वाले, उनमें ज्यादातर तो आपके आ रहे हैं न्यूमेरिकल, छोटे छोटे से न्यूमेरिकल, और 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें इसी तरह की गहराई वाली बात पूछी जा रही है, जो वही बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है जिसको समझ होगी, जिसने सीख लिया होगा, जिसने रट लिया होगा, उसे क्वेश्चन भी पता नहीं चलेगा क्या है ये। क्लियर हुआ सबको ये? अमान अपना माइक ऑन करके बताइए मुझे। अमान, अमान, यहाँ आपको टेबल बनवाई हुई है, आप ध्यान से देखिए। इक्वल डाइपोल के लिए पहली कॉलम में हमने लिखा है ओरिएंटेशन, दूसरे कॉलम में लिखा है नेट फोर्स, तीसरे कॉलम में लिखा है नेट टॉर्क, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इक्विलिब्रियम कंडीशन और फिर उसका डायग्राम। पहली स्टेट जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डाइपोल वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, डाइपोल मोमेंट पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मतलब थीटा की वैल्यू 0, तो नेट फोर्स 0 आ गई, पीई साइन थीटा में साइन 0 की वैल्यू 0। नेट टॉर्क कितना आ गया, पी नेट फोर्स तो 0 होती है, नेट टॉर्क पी साइन थीटा ये भी 0 हुआ, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अभी आपने देख लिया माइनस पी। तो अब इक्विलिब्रियम कैसा है, बिल्कुल स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और ये आपका डायग्राम हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, राइट। अगला राइट एंगल पर ई वेक्टर परपेंडिकुलर पी वेक्टर परपेंडिकुलर ई वेक्टर, थीटा 90 है, तो नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 कैसे अभी डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी हो गई, सॉरी टॉर्क हो गया पीई और पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन जब टॉर्क 0 नहीं है तो हम इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं करेंगे, इक्विलिब्रियम है ही नहीं है, ना स्टेबल है ना अनस्टेबल। ये इसका डायग्राम बन गया। और जब पी वेक्टर एंटी पैरेलल है ई वेक्टर के, तो एंगल हुआ थीटा, ओके, नेट फोर्स 0 है, नेट टॉर्क भी 0 है, और उसके बाद में आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस पीई है, तो फिर ये कैसी बनी, ये आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बना, और ये हो गया आपका डायग्राम। ऐसा भी पॉसिबल है मल्टीपल चॉइस में आपको एक डायग्राम दे दिया जाए और आपसे कहा जाए बताओ ये कौन से वाला इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है भी या नहीं है। तो ध्यान रखिए इन सब बातों का। क्लियर हो गई इतनी बात यहाँ तक आपको? अभी ले लूंगा, देखो ध्यान से समझो। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मेरे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की डायरेक्शन में, और इसमें आपने डाइपोल रखा माइनस क्यू प्लस क्यू, और डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो ये मैंने बना रखी है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, और इलेक्ट्रिक फील्ड की ये रही डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो टॉर्क 0 हो गया। उसके बाद ये कंडीशन मैंने बनाई, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मेरे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ, और ये देखो ध्यान से माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो दोनों के बीच का एंगल हुआ थीटा 180 डिग्री, और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, तो टॉर्क भी 0 हो गया। उसके बाद तीसरी कंडीशन ये बनाई, जबकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक डाइपोल देखो मैंने रखा हुआ ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो टॉर्क की वैल्यू पी साइन 90, और पी साइन 90 में साइन 90 की वैल्यू 1 होती तो पी हो गया। अब आपका इक्विलिब्रियम होने के लिए, चाहे वो स्टेबल हो या अनस्टेबल हो, इक्विलिब्रियम होने के लिए आपकी जो नेट फोर्स है और नेट टॉर्क है 0 होना चाहिए। ये आपकी कंडीशन है किसके लिए, इक्विलिब्रियम के लिए, चाहे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो, नेट फोर्स और नेट टॉर्क तो 0 होना ही चाहिए। लेकिन राइट एंगल पर जब आपने इसे रखा है तो नेट टॉर्क आपकी 0 नहीं है, इसका मतलब यहाँ इक्विलिब्रियम की कंडीशन ही नहीं बन रही।
ना स्टेबल इक्विलिब्रियम में है ना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, करेक्ट। और स्टेबल इक्विलिब्रियम होने के लिए एक कंडीशन और चाहिए आपको, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन चाहिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पॉसिबल हो। तो अब तीन कंडीशंस में आपने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर ली। पोटेंशियल एनर्जी कितना है, माइनस पी कॉस थीटा। तो जब थीटा जीरो है उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी आ रही है माइनस पी। जब थीटा 90 है तो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है जीरो, और जब थीटा 180 है तो पोटेंशियल एनर्जी आ रही प्लस पी। तो 90 वाले केस में तो इक्विलिब्रियम है ही नहीं, 90 वाले केस में तो इक्विलिब्रियम है ही नहीं, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसके बारे में सोचना ही नहीं कुछ। और जब जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी, जब 180 है तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस पी हो गया। इनमें से कम एनर्जी कब है, कम एनर्जी निगेटिव वाली चीज हमेशा छोटी होती है पॉजिटिव से, निगेटिव फिगर छोटी है पॉजिटिव से। तो अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और टॉर्क की वैल्यू जीरो है। पैरेलल वाले में कंडीशन में टॉर्क की वैल्यू जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी कितनी फाइंड करी अभी आपने, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर ली माइनस पी। ओके। और एंटी पैरेलल वाले में, सॉरी ये एंटी पैरेलल वाले में पोटेंशियल एनर्जी कितना है, प्लस पीई है। तो अब देखिए ध्यान से, दोनों में ही टॉर्क जीरो है, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम तो है दोनों में ही, लेकिन स्टेबल कब होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पॉसिबल होगी। तो स्टेबल एनर्जी माइनस पी पॉसिबल है, मिनिमम पॉसिबल कब है, जब टॉर्क की वैल्यू जीरो, यानी कि पी वेक्टर पैरेलल टू ई वेक्टर। तो यही सारा का सारा आपका टेबुलर फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है। टेबल आपको ये भेजी दी थी, ये पी वेक्टर पैरेलल टू ई वेक्टर है, तो फिर इस पर नेट फोर्स जीरो है, नेट टॉर्क जीरो। नेट फोर्स अभी बताता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी, इक्विलिब्रियम स्टेबल है, और डायग्राम ये बना दिया। इसी तरह जब पी वेक्टर ई वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो फिर नेट फोर्स जीरो है, लेकिन नेट टॉर्क पीई है, जीरो नहीं है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। इक्विलिब्रियम है ही नहीं यहाँ, ना स्टेबल ना अनस्टेबल। और ये जब पी वेक्टर एंटी पैरेलल टू ई वेक्टर है, इस कंडीशन में थीटा 180 डिग्री है, नेट फोर्स जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी नेट टॉर्क भी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस पी। तो फिर क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई अब, इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम तो बनेगा लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा, और ये इसका डायग्राम हो गया। अब बात रही कि नेट फोर्स जीरो क्यों होता है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है आपका कोई भी डायपोल, तो उस पर नेट फोर्स हमेशा जीरो ही होता है। ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। किसी भी पोजीशन में रखा हो डायपोल, इस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो ही होता है। ये रहा, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों चार्जेस पर हमने फोर्स फाइंड की थी। एक पर फोर्स कितना है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू कितना, प्लस क्यू ई वेक्टर। और दूसरे वाले पर कितना फोर्स है, ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ एफ वेक्टर कितना है, माइनस क्यू ई वेक्टर। माइनस आने का मतलब अब फोर्स की डायरेक्शन ई वेक्टर की डायरेक्शन के अपोजिट है। तो अगर आप यहाँ देखें नेट फोर्स, अगर टोटल फोर्स आप नेट फोर्स निकालें यहाँ, तो नेट फोर्स आपको साफ पता लग जाएगा। नेट फोर्स कितनी है, एफ डैश वेक्टर प्लस एफ वेक्टर, यानी कि प्लस क्यू ई वेक्टर, और इसमें ऐड कर दें आप, कितना ऐड कर दें, माइनस क्यू ई वेक्टर। एक पॉजिटिव वेक्टर है, एक निगेटिव वेक्टर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो नेट फोर्स कितनी आ जाएगी आपकी, जीरो। किसी भी कंडीशन में रखा हो, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो शर्त कंडीशन क्या है, यह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेट फोर्स इस पर जीरो लगी रहेगी, चाहे ये थीटा डिग्री पर रखा हुआ हो, चाहे ये 90 डिग्री पर रखा हो, चाहे 0 डिग्री पर रखा हो, या 180 डिग्री पर रखा हो। कहीं भी किसी भी कंडीशन में इसमें आप देखोगे 90 डिग्री वाले में एक फोर्स इधर है, दूसरी फोर्स इधर है, दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट फोर्स है, नेट फोर्स जीरो। यहाँ देखोगे तो एक फोर्स ये रही, एक फोर्स ये रही, नेट फोर्स अब भी जीरो। इधर देखोगे तो माइनस क्यू पर फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और प्लस क्यू पर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दो फोर्सेज हैं, इक्वल और अपोजिट फोर्स हैं, तो नेट फोर्स पूरे डायपोल पर जीरो हो गई। लेकिन अगर आपका डायपोल रखा हुआ है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, डायपोल आपका रखा हुआ है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में,
ये आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। पीछे हमने डिस्कस किया था, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाइवर्जिंग होंगी या कन्वर्जिंग। अब अगर यहाँ आपका डाइपोल रखा हुआ है, ऐसे डाइपोल रखा हुआ है माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ध्यान से देखिए प्लस क्यू स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो ये जो फोर्स है F1 वेक्टर क्यू ई, ये E1 होगा यहाँ, और यहाँ कितना होगा, यहाँ फोर्स आपकी हो जाएगी F2 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू E2 वेक्टर। ध्यान से देखिए कि E1 ग्रेटर है, E1 वेक्टर की वैल्यू ग्रेटर है E2 वेक्टर से, क्योंकि E1 स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड में है और ये जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर है ये वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ आपके जो F2 वेक्टर है इट इज नॉट इक्वल टू F1 वेक्टर, इसमें आपकी नेट फोर्स जीरो नहीं होगी, और यहाँ आपको नेट फोर्स भी जीरो नहीं है और नेट टॉर्क तो लगना ही लगना है यहाँ पर। तो इसलिए अब जो मोशन होगा इसका वो ट्रांसलेटरी मोशन रोटेशनल दोनों होगा, मतलब ये ट्रांसलेटरी रोटेशनल मोशन भी करेगा और साथ में ये आगे भी बढ़ जाएगा ग्रेटर फोर्स की तरफ को, बिल्कुल वैसी जैसे आपका बाइक का पहिया रोटेशनल मोशन में भी और आगे भी बढ़ रहा है। तो इस तरह से ये रोटेशनल मोशन करते हुए आगे बढ़ जाएगा अगर ये फ्री है मूव करने के लिए। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ना तो टॉर्क जीरो है और ना नेट फोर्स की वैल्यू जीरो है। ओके, अटेंडेंस ले लेता हूँ अब आपकी।